हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्राज बायोलॉजी। सो आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन रहेगा और आज ये लास्ट चैप्टर उस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक हुआ था। आज माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स करेंगे और एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आइए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स बाकी सेल ऑर्गेनेल्स से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। नेक्स्ट कि इन दोनों के पास खुद का डीएनए भी होता है। एक अजीब सी बात है लेकिन है, क्योंकि डीएनए तो सिर्फ न्यूक्लियस के पास होता है सेल में, बट ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स में अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसके बारे में एक थियोरी आता है। उस थियोरी को हम बताएंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे, लेकिन पहले समझते हैं ये दोनों होता क्या है। सो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया बताया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये वाला इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आइए इसका डायग्राम समझते हैं। तो ऐसा ये दिखने में होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है, देखिए बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं उसमें। इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा कि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है और उसको क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, अब ये फोल्डेड क्यों होता है? तो जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फोल्ड्स में हो, उसका एक सिंपल सा मतलब है कि उसको सरफेस एरिया बढ़ाना है, ताकि वो जिस फंक्शन को कर रहा है उस चीज़ को प्रॉपरली कर सके और बहुत सारे क्वांटिटी में कर सके। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई भी होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसमें भी देखिए, क्योंकि इसको एटीपी सिंथेसाइज करना है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी सिंथेसाइज कर सके, इस वजह से इसमें इनफोल्डिंग्स इतने बने होते हैं। तो क्रिस्टे क्या है? इनर मेम्ब्रेन ही है, बट इनफोल्डेड है तो एक अलग से नाम दे दिया है। ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, सर्कुलर डीएनए है, डीएनए से तो आरएनए बनेगा ही, तो ये है। फिर सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, तो वो हर सेल ऑर्गेनल में होगा, तो उसको मैट्रिक्स नाम ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स वर्ड जहाँ भी आए वो समझिएगा, जो सॉल्युबल चीज़ें हैं सेल के अंदर, वाटर, आयंस, प्रोटीन, जो भी, उसको मैट्रिक्स नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, बेसिक सा नाम है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब फंक्शंस देखते हैं। शुरू से सुने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बट क्यों कहते हैं? पावर हाउस का मतलब जहाँ पावर जनरेट हो सके, तो सेम वही माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आपके बॉडी में जो भी चीज़ें आपको फंक्शन करने के लिए चाहिए होती हैं, तो वो जो पावर है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, एटीपी को फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे कि जो भी करेंसी बॉडी को चाहिए फंक्शन करने के लिए वो एटीपी के फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, और कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर को आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, एटीपी भी स्टोर नहीं हो सकता है। ये तुरंत तुरंत बनता है, तुरंत तुरंत यूज हो जाता है। तो यही जो है वो करेंसी है ह्यूमंस के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टू फंक्शन। ठीक है, तो वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो बनाएगा, जहाँ पावर बन रहा है उसी को आप पावर हाउस कहेंगे ना। तो सेल का पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, बस एक ही काम है इसका। अब आप पूछेंगे कि एटीपी बनता कैसे है, तो एटीपी देखिए कैसे बनता है। उस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। वो रेस्पिरेशन नहीं जो हम लोग लंग्स वाला सिस्टम पढ़ते हैं, नहीं, वो ब्रीदिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो रेस्पिरेशन वाला जो है वो ब्रीदिंग में आता है। जो मेन रेस्पिरेशन है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसी में एटीपी बनता है। उसमें आपको ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब पढ़ना होता है, बट वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अभी एटीपी बनता कैसे है ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी बस जानना है कि एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके 3 स्टेप्स होते हैं जो अभी आपको बताया गया, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप जानिए वो यहीं से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। ठीक है,
तो आई होप माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए प्लास्टिड्स पे। एक बात ध्यान रखिएगा, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। देखिए ये प्लास्टिड 3 तरह का होता है। ये क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्टिड बोल के कोई अलग से नहीं होता है, वो प्लास्टिड 3 टाइप का होता है, उसी में से एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसका ये डायग्राम है, ठीक है। जैसे कि प्लांट सेल आप जब देखेंगे तो आप उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, प्लास्टिड जैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इसके टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या होते हैं अभी हम समझाते हैं। सबसे पहले आप समझिए क्लोरोप्लास्ट दिखने में कैसा होता है। बताया कि प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो देखिए डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर वाला और ये इनर वाला, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से स्ट्रोमा आपको जानना है, ठीक है, लेकिन हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बता देते हैं। देखिए स्ट्रोमा होता क्या है, जैसे कि इसमें मैट्रिक्स बताए थे ना, जो सेल के अंदर का लिक्विड है, स्ट्रोमा भी वैसा ही है। जो सेल के अंदर का लिक्विड है उसी को स्ट्रोमा कहते हैं, उसी में ये सारा चीज लाई करता है, ठीक है। ये रहा इसका डीएनए। अभी दोनों के पास अपना डीएनए होता है, डीएनए है तो आरएनए बनाएगा ही, प्रोटीन बनाएगा ही, ठीक है। फ्री राइबोसोम सबके पास है। राइबोसोम ध्यान दीजिएगा 70S होता है दोनों के पास, और सेल का राइबोसोम 80S होता है, यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का 70S, यूकैरियोटिक सेल का 80S, बट यूकैरियोटिक सेल में ही आपको ये दोनों मिलेंगे, प्रो में तो मिलेंगे भी नहीं। तो इन दोनों के पास 70S राइबोसोम होता है, ये चीज क्लियर रखिएगा। अब आइए कितने तरह के प्लास्टिड्स मिलते हैं, तो 3 तरह के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का नाम तो आप सुने ही होंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो ये ग्रीन कलर के होते हैं और इन्हीं के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो भी ग्रीन लीव्स, जो भी ग्रीन कलर हम प्लांट्स में देखते हैं ना, वो इसी के वजह से आता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट देखिए ये कलर्ड तो हैं, कलर्ड हैं, लेकिन ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी कलर्स हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, फ्लावर का कोई कोई लीफ भी आप देखेंगे येलो हो जाता है, तो वो सब इसी के वजह से होता है। तो फ्लावर्स का इतना कलरफुल होना जरूरी है क्योंकि उनको पॉलिनेशन करना है। पॉलिनेशन होगा तभी तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो पॉलिनेशन कब होगा, जब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे फ्लावर के तरफ। तो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए फ्लावर का सुंदर कलरफुल दिखना जरूरी है। तो वो कलर कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिएगा, बताए थे हम कि जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें जो प्रेजेंट होता है केमिकल या जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लू कलर को और रेड कलर को, फ्लावर्स के उन कलर को वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर तो वहाँ से आ गया, और बाकी जो येलो, ऑरेंज, जैसे कैरोटेनॉइड्स और ढेर सारे केमिकल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं जिनके वजह से ये कलर्स इनमें आते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर्ड हो गया, वो ग्रीन कहाँ से आता है, क्लोरोफिल से। इसी वजह से जो लीव्स हैं आपको ग्रीन दिखते हैं, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है बट ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा बाकी जो भी कलर आपको प्लांट्स में दिखता है, ब्लू को छोड़ के वो यहीं से दिखता है। ल्यूकोप्लास्ट कलर नहीं होता, तो इनका काम क्या है, इनका काम है ऑयल्स, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब प्लांट स्टोर भी तो करेगा ना अपने फर्दर एक्टिविटीज के लिए, तो वो इनमें स्टोर हो जाते हैं। प्रोटीन जो स्टोर करता है उसको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, स्टार्च जो स्टोर करता है उसको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। तो ये आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये जो स्टोर करता है वो उनके नाम, इन चीज़ों के नाम क्या क्या हैं। तो प्लास्टिड्स आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या बताए कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, अपना खुद का डीएनए होता है, 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट का है। तो आउटर इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और डीएनए तो देख लिया। देखिए थैलाकोइड्स और ग्रेना, ये नाम ध्यान दीजिएगा, क्या है डिटेल में वो तो कभी और बताएंगे, बट नाम रिमेंबर कर लीजिए।
कि थैलाकॉइड जो कॉइन्स की तरह एक स्टैक बना होता है, एक कॉइन ऊपर पाइल्ड अप हो जाता है, तो उसमें से अगर एक कॉइन को देखेंगे तो उसको थैलाकॉइड कहते हैं। और अगर बहुत सारे थैलाकॉइड्स एक के ऊपर एक पाइल्ड अप हो जाए तो उसको ग्रेना कहते हैं। इनमें होता क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल है और उसी के वजह से फोटोसिंथेसिस होना है, तो फोटोसिंथेसिस को करने के लिए इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर। अब जो एक थियरी आपको बताने वाले थे कि ऐसा क्यों है कि ये दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है और किसी के पास नहीं है, तो इस थियरी को एंडोसिम्बायोटिक थियरी कहते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस थियरी के अनुसार क्या होता है कि जो पहले प्रोकैरियोट्स ही आए थे ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस तो बताए हैं आपको। तो प्रोकैरियोट से क्योंकि पहले प्रिमिटिव आता है, ठीक है, धीरे 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 फिर इवॉल्व होकर जो हायर चीज़ें होती हैं, एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी हो, कोई भी अगर चीज़ का इन्वेंशन हो रहा है, डिस्कवर हो रहा है कोई, तो प्रिमिटिव ही होता है। धीरे 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 जाकर वो कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। कॉम्प्लेक्स से प्रिमिटिव कभी नहीं बनता है। ठीक है, इसका भी एक एक्सेप्शन आपको बायोलॉजी में मिलता है, जहाँ कॉम्प्लेक्स से प्रिमिटिव की ओर बढ़ा जाता है। वो भी कभी और बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही है। एक्सेप्शंस को हम लोग जनरली तो पढ़ते नहीं हैं। तो जनरल क्या है, प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, तो ये यूकैरियोटिक सेल का बनना है कैसे हुआ, ये थियरी इस बारे में है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया, उसको खा लिया। ठीक है, ऐसे जन्म हुआ, ऐसे डिस्कवर हुआ एक यूकैरियोटिक सेल का। इसका एविडेंस इन्हीं दोनों से मिलता है कि ये दोनों पहले प्रोकैरियोटिक सेल थे, ये लोग अपने आप में एक सेल थे, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल इन दोनों को इनगल्फ कर लिया तो वो एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। एक हद तक सही भी है, क्योंकि ये दोनों एक कंप्लीट सेल दिखते हैं। एक कंप्लीट सेल होने के लिए उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, उसके पास डीएनए होना चाहिए ताकि वो डिवाइड कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डीएनए होना चाहिए ताकि वो आगे मल्टीप्लाई कर सके, और इन दोनों के पास वो चीज़ है। इस वजह से ये थियरी सही मानी जाती है कि ये दोनों खुद में एक प्रोकैरियोटिक सेल थे, एक दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल इन दोनों को इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और वो यूकैरियोटिक सेल बन गया। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि न्यूक्लियस हम नहीं बताए हैं, लेकिन न्यूक्लियस पे एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे पहले से है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और ये ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस कभी भी पूरा सर्कुलर नहीं होता, वो बीच बीच से कटा कटा सा होता है। ठीक है, उसके बीच में गैप होता है, कभी भी कंप्लीट सर्कल नहीं होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऊपर वाला आउटर, इनर, जो अंदर लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यही न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल के प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, सेल के अंदर वाले जो मैट्रिक्स है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वाले को, और सेल में जो है उसको सेल साइटोप्लाज्म कहते हैं, और यही दोनों मिला देंगे आप तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के अंदर वही सेल डीएनए है, क्रोमोसोम ही डीएनए होता है। ठीक है, ये उस वीडियो में अच्छे से समझा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। सो ये आज खत्म हो गया। हाँ, एक वर्ड छूट गया था, प्लाज्मोलाइसिस, तो वो हम सोचे कि बता देते हैं। क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? जब प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ही होगा, प्लांट सेल जब अपना वाटर लूज कर देता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस क्या है वो भी बता चुके हैं, तो जो सेल वॉल है वो बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा अलग हो जाता है। इस वजह से सेल वॉल अलग दिखता है और उसके अंदर का मटेरियल श्रिंक हो जाता है, तो दोनों के बीच की गैप बढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक वर्ड मिस हो गया था तो हमको लगा कि ये बता देना चाहिए ये वर्ड, तो इस वजह से इसको बता दिए। तो आज जो है आपका वो चैप्टर वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हाँ, सेल डिवीजन भी थोड़ा सा दिया हुआ है,
तो वो तो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, वो तो आराम से पढ़ेंगे, बट एक उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जनरल सेल्स में होते हैं, देखिए बॉडी में 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है जनरल सेल, सोमैटिक सेल जिसको बोलते हैं, और एक होता है जेनरेटिव सेल। मतलब एक सेल जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मिलेंगे और बाकी सेल जो जितने नॉर्मल पार्ट्स होते हैं बॉडी में उसमें मिलते हैं। तो जनरल बॉडी पार्ट्स में माइटोसिस होता है, मतलब एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। बट मियोसिस जो कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होगा, उसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ये होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। इसको सेल डिवीजन में इसके लिए एक अलग चैप्टर ही है, जो कि कभी अच्छे से इस पे पूरा वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और पढ़ेंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया हो क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।